विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। हम वैदिक युग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वैदिक युग में हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा की और वैदिक युग के समाज के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक युग के राज्य की व्यवस्था और वैदिक युग के न्याय प्रणाली के बारे में। तो वैदिक राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वैदिक युग में हमें युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 20 से 21 जनों का वर्णन है। ऋग्वेद में 20 से 21 जनों का उल्लेख हमें मिलता है और 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल में और उत्तर ऋग्वेदिक काल में जो सामाजिक संगठन था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत जो राज्य थे, उनके जो राजा थे वो आपस में झगड़ते रहते थे। और जो राजनीतिक संगठन में सबसे जो छोटी इकाई थी, उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे छोटी इकाई कुटुंब थी। और कुटुंब का जो मुखिया होता था गृहपति कहलाता था और जो कुटुंब थे वो आपस में मिलते थे और मिलकर के ग्राम बनाते थे। कई कुटुंब आपस में मिलकर के ग्राम बनाते थे और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे और कई ग्राम आपस में मिलकर के विष का निर्माण करते थे और विष का जो मुखिया होता था वह विषपति कहलाता था। और कई विष आपस में मिलकर के जन बनाते थे। कई विष आपस में मिलकर के जन बनाते थे और जन का जो मुखिया होता था वह राजा कहलाता था और जन आपस में मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे, जिसको सम्राट कहा जाता था। तो वह भी एक प्रकार से राजा ही था। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक संगठन में सबसे जो छोटी इकाई थी वह थी कुटुंब और उसका जो मुखिया था वह गृहपति कहलाता था और कई ग्राम आपस में मिलकर के और विष का निर्माण करते थे और गांव का जो मुखिया वह ग्रामणी कहलाता था और विष का जो मुखिया था वह विषपति कहलाता था और कई आपस में विष मिलकर के जन का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया राजा होता था और कई राजा जो है जन आपस में मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीतिक संगठन के अंतर्गत कई छोटे छोटे जो क्षेत्र थे वो आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे और उस काल में राजा के कुछ अधिकार भी थे और राजा के कुछ कर्तव्य भी थे। तो राजा के अधिकार और राजा के कर्तव्य, राजा के जो अधिकार थे उनमें ऋग्वेदिक काल से लेकर के उत्तर ऋग्वेदिक काल में अधिकारों में वृद्धि होती चली गई। ऋग्वेदिक काल में राजा के अधिकार कम थे और उत्तर ऋग्वेदिक काल में राजा के अधिकार बढ़ गए। तो राजा का जो अधिकार था वह किसी भी
व्यक्ति को सज़ा दे सकता था। अगर कोई दोषी है तो उसको सज़ा देने का कार्य जो है राजा था। राजा का यह अधिकार था कि किसी भी दोषी व्यक्ति को, जो चोरी करने वाला है, डकैती करने वाला है, पशुओं को चुराने वाला है, उसको वह दंड दे सकता था। यह उसका अधिकार था और उसकी बात को मानना सभी लोगों के लिए आवश्यक था। इसके अलावा उसके कर्तव्य भी निहित थे राजा के। राजा अपने जो प्रजा थी उसको अपनी संतान की तरह मानता था और उसका भरण पोषण, उसके जो उसकी रक्षा है वो भी राजा का परम कर्तव्य था कि उन अपने प्रजाजनों की रक्षा राजा करे। तो इस प्रकार से राजा के अधिकार भी थे और राजा के कर्तव्य भी थे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि उस काल में राजा की सहायता करने वाले प्रमुख अधिकारी भी थे। राजा की सहायता करने वाले प्रमुख अधिकारी भी थे, जिनमें पुरोहित, सेनापति, कोषाध्यक्ष, आदि अधिकारी होते थे। कर संग्रह करने वाला भी होता था, कर संग्रह करता। तो इस प्रकार से अधिकारी होते थे जो कि राजा की सहायता करने का काम करते थे। और जो पुरोहित होता था वह धार्मिक कार्यों को करवाता था। सेनापति सेना का संगठन करने का काम करता था। कोषाध्यक्ष जो होता था वो कोष को इकट्ठा करने का काम, राजा को ब्यौरा देने का काम, और इसके साथ ही साथ जो संग्रह करता था वह करों का संग्रह करने का काम करता था, जिससे राजा अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी काम करता था। तो इस प्रकार से राजा की सहायता के लिए अधिकारी होते थे और ये अधिकारी पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी, कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता आदि के रूप में होते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीतिक संगठन में राजा का प्रमुख रोल था और वह प्रजा के हित के लिए सदैव तत्पर रहता था। और सबसे ज़्यादा जो मुख्य कार्य था वह अपनी प्रजा की रक्षा करने का था। इसलिए राजा के पास में कर संग्रह करने का अधिकार भी था और कर्तव्य ये था कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। तो इस प्रकार से राजा के अधिकार और कर्तव्य भी उस समय में थे। प्रमुख अधिकारी थे जिनमें सेनापति हो, पुरोहित हो, कोषाध्यक्ष हो, संग्रह करों को संग्रह करने वाला व्यक्ति हो। तो इस प्रकार के जो हैं प्रमुख अधिकारी थे। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं सभा और समिति की। उस काल में सभा और समिति थी, ये क्या काम करती थी? ये राजा को सलाह देने का काम करती थी। राजा को सलाह देने का काम करती थी और सलाह को मानना या न मानना राजा के हाथ में था। लेकिन फिर भी राजा जो है सभा और समिति की सलाह को मानकर कोई निर्णय लेता था। तो निर्णय लेने का भी अधिकार किसके पास में था? राजा के पास में था। इसलिए सभा और समिति की सलाह पर राजा निर्णय करता था। अब हमने बात की कि राजनीतिक संगठन जो बना वह संगठन रक्षा के लिए बना, लोगों की रक्षा के लिए बना। इसलिए ऋग्वेदिक काल में और उत्तर ऋग्वेदिक काल में जन आपस में झगड़ते रहते थे और ज़्यादा जो झगड़ा था वह आर्य और अनार्यों में होता था। आर्य अनार्यों के आक्रमण को जो है उसको आक्रमण को अपनी सेना के द्वारा उसको नष्ट करते थे, उस आक्रमण को जो है उसका हल करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभा और समिति राजा की सहायता करने के लिए थी। इसके बाद में उस काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो न्याय व्यवस्था उस जमाने में हम ये कह सकते हैं कि उत्तम प्रकार की थी। न्याय करने का जो अधिकारी था वह स्वयं राजा था।
न्याय करने वाला जो अधिकारी था वह स्वयं राजा था। राजा के दरबार में न्याय व्यवस्था होती थी। उससे भी पहले गांव के जो ग्रामीण होता था वह भी न्याय व्यवस्था अपने स्थानीय स्तर पर भी उसका समाधान खोज लेता था। इसलिए जैसे कुटुंब है तो कुटुंब का जो गृहपति है वह भी कई समस्याओं को हल कर लेता था अपने स्तर पर, और दूसरा ग्रामीण होता था वह भी कई समस्याओं को हल कर लेता था। विस्पति भी जो है कई समस्याओं को हल कर लेता था। लेकिन जो समस्याएं हल नहीं होती थी उन समस्याओं को जो है राजा हल करता था। इसलिए न्याय व्यवस्था में जो है राजा न्याय देने का काम करता था। अब उस समय में किस प्रकार के जो है अपराध होते होंगे, तो उस समय में चोरी करना, सेंध लगाना, पशुओं की चोरी करना, और इसी के साथ में भाई बहन का विवाह है, ऋण न चुकाना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति ऋण लेकर के नहीं चुकाता था उसको दास बनाने की भी व्यवस्था थी। जो व्यक्ति ऋणों का भुगतान नहीं करता था उसको दास बना लिया जाता था। और जुर्माने की राशि लेने की भी व्यवस्था थी, यानी जुर्माना भी उस समय में करते थे कि अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको जुर्माने के तौर पर राशि भी देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था करने वाला स्वयं राजा था, और राजा की जो न्याय व्यवस्था की हुई थी उसको सभी लोग मानते थे, स्वीकार करते थे, और राजा भी वास्तव में अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके केवल प्रजा के हित में ही न्याय करता था। दूसरी जो युद्ध होते थे उस काल में, वो युद्ध किस प्रकार से होते थे, उसकी क्या विधि थी, किस तरीके से वो युद्ध करते थे। तो उस समय में जो युद्ध करने के जो हथियार थे, जिनमें तलवार हैं, तलवार, भाला है, धनुष बाण है, इसके अलावा तलवार है, भाला है, धनुष बाण है, और कोई अन्य यंत्र भी जो है उनके पास में रहते थे। इनमें प्रत्येक जन का जो व्यक्ति होता था वह एक सैनिक की तरह कार्य करता था। प्रत्येक जन का जो पुरुष होता था वह सैनिक की तरह कार्य करता था, और युद्ध में भी जो है नियम होते थे, युद्ध करने के भी नियम होते थे। और युद्ध विशेषतः घोड़े पर बैठ करके या रथ में बैठ करके किया जाता था, और कई पैदल सैनिक भी होते थे जो युद्ध करते थे। इसके अलावा युद्ध में जो है कवच लगा करके भी युद्ध करते थे। कवच, जिसमें सिर के ऊपर जो एक कवच पहना जाता था वो कवच टोपी नुमा होता था और धातु का बना हुआ होता था। तो इस प्रकार से कवच ओढ़ करके और उसके बाद में युद्ध करते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि युद्ध की जो विधि थी वह भी प्रचलित थी, और युद्ध में जो विजित हो जाता था वह राजा के साथ में समझौता करता था। समझौते में उसके जो है जन को मिला लेता था, और आगे हुआ भी कि उत्तर ऋग्वेदिक काल में कई जनों को आपस में मिलाया करके एक जन बना दिया गया। तो इस प्रकार से युद्ध उस समय में लगातार होते थे। लेकिन जो है वैदिक युग के लोग शांति प्रिय थे। ऐसा नहीं कि युद्ध होता था तो वह युद्ध करने में ही ज़्यादा विश्वास रखते थे, नहीं, शांति करने में, शांति रखने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। और शांति काल में यज्ञों को की प्रधानता थी। यज्ञ करते थे, और कई यज्ञ 100 वर्ष तक चलते थे। कई यज्ञ 100 वर्ष तक चलते थे। इसलिए उत्तर ऋग्वेदिक काल में यज्ञ करवाने वाले जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे,
उनकी ज़्यादा डिमांड बन गई, उनको ज़्यादा जो है इसमें श्रेष्ठ माना गया। यज्ञों में पुरोहितों को, ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व दिया गया, इसलिए यज्ञों की प्रधानता बढ़ने के कारण से ब्राह्मणों की भी प्रधानता बढ़ गई। तो हमने देखा कि वैदिक राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से राजा की भूमिका थी, किस प्रकार से राजा राजनीतिक संगठन का मुखिया तो था ही, लेकिन न्याय व्यवस्था का भी राजा जो है प्रमुख मुखिया होता था। तो इस प्रकार से आज हमने वैदिक काल के राज्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक युग के अर्थव्यवस्था के बारे में। धन्यवाद।